रुपए की हालत को सही तरह से कौन समझता है? अर्थशास्त्री, बाजार की जानकार या नैतिकता की बात करने वाले? नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका यादव। आज के वैचारिकी में हम इसी सवाल को एड्रेस करेंगे। इसका जरिया है इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर ईशान बख्शी का लिखा आर्टिकल हु गेट्स अ रूपी राइट, इकोनॉमिस्ट, मार्केट वाला और मॉरलिस्ट। ये लेख 8 जून को छपा है। इस पूरे आर्टिकल को हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे। मसलन, रुपया क्यों गिर रहा है और इसके पीछे आई परेशानियां क्या हैं? रुपए को संभालने के लिए सरकार और आरबीआई क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ रुपए को बचाना काफी है या अर्थव्यवस्था की बड़ी कमजोरियां भी सुधारनी होंगी? संकट के समय चारों तरफ से सलाह आने लगती है, कई बार बिना मांगे भी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अर्थशास्त्री, बाजार के लोग और नैतिकता की बात करने वाले लोग सभी ने अपनी अपनी राय दी है कि मौजूदा संकट से कैसे निपटा जाना चाहिए, लेकिन उनकी सलाहें काफी हद तक एक दूसरे से अलग हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर सलाह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस जगह खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं, आपका वांटेज पॉइंट क्या है। अर्थशास्त्री पारंपरिक सोच पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक को रुपए को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना तो उसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही रुपए को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए। सेंट्रल बैंक का मेन काम महंगाई को काबू में रखना है, उसे महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, एक्सचेंज रेट पर नहीं। एक्सचेंज रेट माने एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा में कितनी है। तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि रुपए को अपने स्तर पर खुद पहुंचने देना चाहिए। कमजोर रुपया कम से कम देश के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करेगा। इसके अलावा रुपए के कमजोर होने से भारतीय संपत्तियां जैसे शेयर और बॉन्ड डॉलर के हिसाब से सस्ती हो जाएंगी। इससे वो विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन सकती हैं। वैसे भी रुपए को बचाने की कोशिशें शायद बेकार साबित होंगी, क्योंकि रुपए की समस्या काफी गहरी है। ऊर्जा संकट ने भारत की कमजोरी को उजागर किया है। दुनिया में एआई तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है, लेकिन भारत के पास इतना ठोस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इससे भारत के ग्रोथ इंजन पर खतरा दिखता है। चाइना +1 वाला सपना कमजोर पड़ने की आशंका है। चाइना +1 का मतलब जब कंपनियां अपना पूरा उत्पादन सिर्फ चीन में ना रखकर चीन के साथ किसी एक और देश में भी शुरू करें। घरेलू निवेश पर जोखिम भरे रिटर्न का हिसाब भी बिगड़ रहा है, यहां तक कि भारतीय कंपनियों के लिए भी। ये सभी बातें देश की जीडीपी ग्रोथ पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। इन्हीं चिंताओं की वजह से पूंजी बाहर जा रही है और रुपए पर दबाव बन रहा है। इसलिए असली मुद्दा रुपए की गिरावट नहीं, बल्कि वो चिंताएं हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है कि एक साल में देश के अंदर बनी चीजों और इलाज, पढ़ाई, बैंकिंग जैसी सेवाओं की कुल कीमत क्या है। हालांकि बाजार के लोगों की राय अलग है। इनमें भारतीय कॉर्पोरेट के कुछ लोग भी शामिल हैं। कई लोग रुपए को बचाने के पक्ष में हैं। कुछ लोगों ने तो रुपए को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने तक की बात कही है, भले ही अर्थव्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं है। कोर इन्फ्लेशन करीब 2.2% के आसपास है। कोर इन्फ्लेशन माने रोटी, सब्जी और पेट्रोल डीजल की जल्दी बदलने वाली कीमतों को हटाकर जो महंगाई बचती है, उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन उनके लिए 100 सिर्फ एक और संख्या नहीं है। चिंता यह है कि कहीं एक खराब चक्र शुरू ना हो जाए, रुपए में गिरावट से पूंजी और बाहर जाए। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर दबाव और बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी देश में विदेश से कितना पैसा आया और देश से विदेश कितना पैसा गया, इसका पूरा हिसाब किताब। फिर रुपया और कमजोर हो, ऐसी आशंकाएं अब जोर पकड़ रही हैं। भारतीय बाजार, जिनका इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच बहुत कम जिक्र हो रहा है, निवेशकों के भरोसे में और गिरावट से डरे हुए हैं। इस लिहाज से रुपए को बचाना एक तरह से बाजार को बचाना भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार अपने बयानों के उलट इसी सोच के साथ कदम उठाए हैं। कई मौके ऐसे रहे हैं जब रुपए पर लगातार गिरावट का दबाव बना। ऐसे समय में आरबीआई ने अलग अलग टूल्स के जरिए बाजार में दखल दिया और रुपया बचाने की कोशिश की। ये तरीका अलग अलग विचारधाराओं वाली सरकारों के दौर में अपनाया गया है। लेकिन एक बात पर अर्थशास्त्री और बाजार के लोग दोनों सहमत हैं, विदेशी पूंजी की एंट्री को अलग अलग रास्तों से आसान बनाया जाना चाहिए। उनकी पसंद अलग हो सकती है, लेकिन सुझाव कई तरह के हैं, जैसे बाजारों में विदेशी निवेशकों के निवेश पर टैक्स हटाना, FCNR या ECBs के जरिए विदेशी पूंजी को बढ़ावा देना और ज्यादा FDI को आसान बनाना। यहाँ 3 टर्म्स आए हैं, उन्हें आसानी से समझ लेते हैं। FCNR यानी
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट। विदेश में रहने वाले भारतीय भारत के बैंकों में डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा में पैसा जमा करते हैं तो उसे FCNR कहते हैं। और ECB की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी जब भारतीय कंपनियां या संस्थाएं विदेश से जो कर्ज लेती हैं इसे ECB कहते हैं। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारत में कारोबार, फैक्ट्री या कंपनी में सीधे पैसा लगाता है तो उसे FDI कहते हैं। ऐसे कई सुझाव दिए गए हैं, इनमें से कुछ अमल में भी लाए गए हैं। 5 जून को सरकार और रिजर्व बैंक ने विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए कई ऐलान किए, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत और अमेरिकी सरकार बॉन्ड्स पर रिटर्न का अंतर बहुत बड़ा नहीं है तो असल में कितनी विदेशी पूंजी जुटाई जा सकती है और क्या ये दबाव कम करने के लिए काफी होगा? अगर नहीं तो क्या RBI इसके बाद ब्याज दरों के जरिए रुपए को बचाने की कोशिश करेगा, जैसा बाजार के लोग मांग कर रहे हैं? दूसरी तरफ नैतिकता की बात करने वालों की राय अलग है। उनके हिसाब से संकट के समय निजी त्याग जरूरी है। जो लोग फायदा कमा रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसलिए बाजार में दखल की जरूरत बताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियों की बात हो रही है, खर्च में कटौती की मांग हो रही है और फॉरेक्स के इस्तेमाल को कम करने की अपील की जा रही है। बेशक इन तीनों समूहों के बीच फर्क बिल्कुल साफ साफ नहीं है, ये एक दूसरे से घुले मिले से लगते हैं, लेकिन फिलहाल ये सभी समूह भारतीय अर्थव्यवस्था के इस अहम मोड़ पर नीति की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ऐसा लगता है कि बाजार के लोगों और नैतिकता की बात करने वालों का पलड़ा भारी है। उन्हें भरोसा हो सकता है कि उनके उपाय इस संकट से निकलने में मदद करेंगे, लेकिन कोई भी राहत शायद थोड़े समय के लिए ही होगी। असली ध्यान अर्थव्यवस्था के सामने खड़े मूल मुद्दों को हल करने पर होना चाहिए। इस खबर में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।